नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम डीपीएसपी को समझते हैं। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत राज्य अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाएगा, नीतियाँ कैसे बनाएगा, उससे संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि देश या सरकार या राज्य कोई भी कानून बना रहा है, कोई योजनाएँ बना रहा है, कोई नीतियाँ बना रहा है, तो जो डीपीएसपी है ये उसमें आधार तत्व की बात करता है, आधार की बात करता है। ठीक है ना, इसी को देख करके पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, इसी की दिशा में पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, अब बात की जाए तो इसका महत्व क्या है। महत्व यही है कि हमारे ये एक प्रकार से उद्देश्य कह सकते हैं, एक लक्ष्य कह सकते हैं कि इसी दिशा में निरंतर हमको बढ़ते रहना है। ठीक है ना, एक पूरा मार्गदर्शक देते हैं हमारे लोगों को। कुल मिलाकर इसकी बात की जाए तो आर्टिकल आपका जो 36 है वहाँ से लेकर के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख मिलता है, और भाग 4 है जिसके अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो इनको 3 भागों में बांट लेते हैं। कुछ डीपीएसपी को गांधीवादी कह देते हैं, जो गांधीवाद से प्रभावित थे। कुछ को आप कह देते हैं कि समाजवादी हैं, समाजवाद से प्रभावित थे। कुछ को कह देते हैं कि उदार बौद्धिक है, मतलब उदारवादी है। लेकिन ये हमने सुविधा की दृष्टि से बांटा, ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का आया था। ठीक है, देखते रहिए। अब बात करें आर्टिकल 36 में है क्या, शुरुआत करते हैं 36 से। तो 36 में कहा गया, राज्य शब्द को डिफाइन किया गया और कहा गया राज्य शब्द का मतलब वही है जो कि आर्टिकल 12 में है। 12 आर्टिकल फंडामेंटल राइट में। ठीक है, राज्य का मतलब सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पार्लियामेंट हो। ठीक है ना, ये सब राज्य है या उनकी संस्थाएं। दूसरा है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 है, ये डीपीएसपी की नेचर की बात करता है। डीपीएसपी का नेचर कैसा है, तो उसका नेचर है गैर न्यायोचित है, गैर बाध्यकारी। इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी के उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ना आप आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, ना 226 का प्रयोग कर सकते हो हाई कोर्ट जाने के लिए। ठीक। 38 में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात की गई है। हाँ, मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र लागू कर दिया गया भारत में तुरंत आज़ादी के दौरान। लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आना शेष था, उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। ठीक है, न्याय की बात करता है, तो ये सारी बातें 38 में होती है। 39 में बात करें तो उसमें और थोड़ा न्याय की बात की जाती है। उसमें कहा जाता है कि संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा, संसाधनों का वितरण समानता के आधार पर होना चाहिए। कोई भी संसाधन एक जगह इकट्ठे ना हो। ठीक है, विषमता नहीं समाज में होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, बच्चों के शोषण की बात की गई, उनको रोका गया है। आर्टिकल 41 आते हैं। 41 में कहीं कि बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, विकलांगता है, उनको सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। 42 में कहा गया है कि जो भी काम लोग करेंगे वर्कर, उनकी न्याय संगत दशाएँ हों। यानी कि इसका मतलब सीधा ये है कि कार्य करने की दशाएँ अच्छी हो, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखा जाए ना। आर्टिकल 43 बात करता है कुटीर उद्योगों की। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 43 पे आ गए। हाँ ठीक है, कुटीर उद्योग की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 40 और छूट गया था, उसमें पंचायतों की बात की। गांधी बाबू जो बात करते थे तो पंचायतों को लाएंगे। बाद में संवैधानिक दर्जा भी दिया गया 1992 में। ठीक है, तो पंचायतों की 41-42 हो ही गया। 43 में आपकी जो कुटीर उद्योगों की बात करता है, और साथ ही साथ आपके उद्योगों की बात करता है। जीवन निर्वाह आयोग आपकी जो वेतन दिया जाएगा उसकी बात करता है। 44 में बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि जैसे क्रिमिनल मामले में सभी समान है, लेकिन क्रिमिनल मामले में सभी समान है, हाँ, दीवानी मामले में समान नहीं है। तो उसमें क्या करता है, ये कहता है कि आप समानता के आधार पर, यानी कि सभी को एक ही कानून के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। 45 में हो तो 45 में बच्चों के लिए शिक्षा की बात की, जो भी 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क कराई जाए और अनिवार्य रूप से दी जाए उनको। 46 है तो उसमें गांधी जी कहते हैं कि जो भी समाज के दुर्बल वर्ग हैं, मेनली SC ST है ना, तो इनको लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएँ। 47 में आपके पोषण की बात की गई है। 48 में आपके जो क्या कहते हैं उनको, कृषि और पशुपालन, इन सब की बात की गई। साथ ही साथ इनमें पर्यावरण की बात की गई। 49 में आपके जो स्मारक वगैरह होते हैं तो ऐतिहासिक महत्व के, तो उनकी संरक्षण करना है, सुरक्षा करना, जैसे ताजमहल हो, है ना, लाल किला हो। ओके,
50 में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई कि हमारी जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण होगा, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करेंगे ताकि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, ठीक है, और लोग मजबूत रहे। आर्टिकल 51 जो दिया गया उसमें बात की गई शांति व्यवस्था की बात की गई। जैसे हमारी जो विदेश नीति होगी वो हमारी विदेश नीति ऐसी होगी कि शांतिपूर्ण होगी और साथ ही साथ विश्व में शांति को बढ़ावा देंगे, ठीक है। और अगर कोई संधि हो रही है, कोई समझौता हो रहा है तो उसमें हम भाग लेंगे। तो ये सारी बातें इसमें की गई। फिर अगर ये देख लीजिए कब किस संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन हुआ, उसके माध्यम से आर्टिकल 39A जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि निःशुल्क और विधिक सहायता दी जाएगी। जो भी गरीब लोग हैं उनको कानूनी सहायता फ्री में दी जाएगी, वकील उपलब्ध कराया जाता है ना। आर्टिकल 43A है, उद्योगों के प्रबंधन में जो मजदूर हैं उनकी भूमिका होगी, यह 42 में जोड़ा गया, ठीक है। 48A जोड़ा गया आपका पर्यावरण को लेकर, इंदिरा गांधी के समय में ये सारी हुए थे 2002, ठीक है। 2002 में 86वां संशोधन किया गया और कुछ चीज़ें उसमें बदलाई गई। अब आप ये बताइए, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ चंपकम दुराईराजन बनाम मद्रास राज, जो कि 1951 में केस आया था, ये क्या था? चंपकम दुराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में केस आया था। इस केस का महत्व क्या है ये आप बताइए, तभी इससे पता चलेगा कि आपकी मेंस की तैयारी कैसी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।